नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि महामारी के इस मुश्किल समय में आप और आपका परिवार सकुशल होगा। आज मैं बड़े संक्षेप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो यूँ तो पब्लिक आई में ऑलरेडी है, बट लोगों के पास समय नहीं है ऐसी जानकारी प्राप्त करने का, जिसका उनके करियर या उनके एग्ज़ाम पास करने में कोई डायरेक्ट रोल भूमिका नहीं है। और नेताजी के बारे में तो ऐसे भी हमें कुछ लाइनों में पढ़ा दिया गया है कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। पर ये कितना सत्य है, इसकी जांच आज हम करेंगे। ये पत्र जो आप देख रहे हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1913 में अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस जी को लिखा था। इस लेटर में उनकी हैंडराइटिंग पे गौर फरमाइएगा। इसमें हम एक शब्द पर फोकस करते हैं जो कि उनका लिखने का तरीका बड़ा ही यूनिक था। वो है इंडिया लिखने का तरीका। इस शब्द पे मैं फोकस करता हूँ। इसमें INDI इसका जो कनेक्शन है और D लिखने का जो यूनिक तरीका है उनका, D और I कनेक्ट करते हुए, ये एक नॉर्मल इंसान इस तरह से नहीं लिखता है। ये चिट्ठी है सन 1913 की। अब मैं आपको उस किताब के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ जो पिछले साल आई थी, जिसके ऊपर एक बड़ी ही फेमस बंगाली मूवी बनी थी, गुमनामी, जो काफ़ी यहाँ प्रचलित हुई थी। अब ये किताब काफ़ी बड़ी है, करीब 850 पन्ने की किताब है, बट इसमें कुछ विषयों पे आप अगर ध्यान देंगे तो पहला तो इसमें जो डील किया हुआ है वो फॉरेंसिक फ्रॉड के बारे में है। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरह नेताजी की जो हैंडराइटिंग, जो नेताजी वापस हिंदुस्तान आकर एक संत के भेष में कई सालों तक रहे, उनकी हैंडराइटिंग का कुछ सैंपल्स भी इस किताब पुस्तक में दिए हुए हैं। जैसे एक सैंपल ये है। इसमें अगर ये 1963 में लिखी हुई एक चिट्ठी है जो उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज के सीक्रेट सर्विस के एजेंट श्री डॉक्टर प्रवित्र मोहन रॉय को लिखा था। अगर आप इसको भी जूम करके देखें तो अभी नेताजी की जो हमने हैंडराइटिंग 1913 की देखी है, उसमें जो इंडिया लिखने का यूनिक तरीका था और यहाँ पर जो तरीका है वो हूबहू सेम है। ये सिमिलैरिटी कोई कोइंसिडेंस की वजह से नहीं हो सकती है। सिर्फ यही एक चिट्ठी नहीं, इसके अलावा भी जो संत यूपी में आकर रहते थे, पर्दे के पीछे किसी से मिलते नहीं थे, उनको लोग अनाम संत भगवान जी और गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। 1985 के बाद उनके बहुत सारे सामान जो है उनके कमरे में पाए गए। उसमें कई चिट्ठियाँ भी मिली और उनके संपर्क में जो लोग थे उनसे भी कई सारी चिट्ठियाँ मिली। उन सब चिट्ठियों को अगर आप देखें गौर से, जैसे यहाँ एक और चिट्ठी जिसका विवरण इस किताब में किया हुआ है, उसको भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी गुमनामी बाबा ने इंडिया जिस तरह से लिखा है, ये ज़रा गौर करें आप। इसकी बनावट हूबहू नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो 1913 में लिखा था चिट्ठी अपने बड़े भाई को, उससे मिलती जुलती है। और भी अगर आप देखेंगे यहाँ ये इंडिया जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं और यहाँ पे जो आपने इंडिया देखा, हूबहू हैंडराइटिंग जो यहाँ पे आपने 1913 की चिट्ठी देखी थी,
जिसमें जो बनावट है वो और ये बिल्कुल मेल खाती है। एक और चिट्ठी है इसी किताब में, उसका विवरण है। उसमें भी अगर आप देखें तो इंडिया की जो बनावट है यहाँ पे और यहाँ पे, ये पूरी तरह से मेल खाती है। और ये कंपैरिजन एक मैंने बनाया था, उसमें अगर आप इन्हीं हैंडराइटिंग को आसपास में अगर आप रख दें तो आपको क्षणिक भर भी समय नहीं लगेगा। एक किसी भी साधारण इंसान को, उसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो यहाँ पे उनका इंडिया लिखने का तरीका है, जो 1913 उनके शरद बाबू को जो लेटर लिखा था उसमें लिखा हुआ था, और ये दूसरा लेटर है जो उन्होंने AICC का जो ड्राफ्ट रेजिग्नेशन अपना लिखा था उसमें इंडिया इस तरह से लिखा हुआ है, जो कि हूबहू सेम है। और ये जो गुमनामी बाबा के पास जो चिट्ठियाँ मिली हैं, जो अभी मैंने किताब में दिखाया, उसी को जूम करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप देखेंगे तो आई लिखने का तरीका सब में सेम है, एन लिखने का तरीका सब में सेम है, और ये दोनों का कनेक्ट भी एक तरह से हो रहे हैं। और डी लिखने का तरीका जो कि एक आम आदमी से बिल्कुल अलग है। तो ये तीन जो लिखावट है, एक 1913 की लिखी हुई है जब नेताजी उस समय इंग्लैंड में पढ़ते थे, ये 1939 की लिखी हुई है जब त्रिपुरी कांग्रेस के बाद सेशन के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और ये 1962 की है जब वो हिंदुस्तान में गुमनामी में छिपकर रहते थे, क्योंकि शायद उनका बाहर आना उन्हें लगा कि उनके लिए ठीक नहीं है या देश के लिए ठीक नहीं है। ये रहस्य तो तभी बाहर आएगा जब भारत सरकार खुल के इसके बारे में कुछ बात करे। बट इस चीज़ से आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि एक आम आदमी को ये समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो चंद्रचूड़ घोष जी ने और अनुज धर ने, इन दोनों ने जो किताब लिखी है, इस किताब में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। और इसमें फेमस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स बी लाल, अशोक कश्यप जी, और यहाँ तक कि अमेरिका के एक प्रख्यात हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कर्ट बैगेट के द्वारा भी जो कंक्लूजन दिया गया है वो यही है कि ये बिना किसी डाउट के जो लिखावट है 1945 के पहले की और बाद की, वो एक ही इंसान की है। पर इसको मैं एक आम आदमी की तरफ से जो मेरा सिंपल ऑब्जर्वेशन रहा, जो मुझे काफ़ी स्ट्राइकिंग लगा, वो आप लोगों से शेयर करने के लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। यहाँ पर भी देखेंगे ये एक 1939 का दूसरा एक लेटर है, और ये 1976 का गुमनामी बाबा की चिट्ठी है। इन दोनों में भी जो लिखावट है, इंडियन लिखने का जो तरीका है, वो मोर और लेस हूबहू सेम है। इसमें आई लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, शायद काफ़ी जल्दबाजी में लिखा गया है, इसीलिए सिग्नेचर भी शॉर्ट में लिखा है। ये शायद ड्राफ्ट था, इस वजह से ऐसा है। और यहाँ पर देखें 1913 और 1962 की हैंडराइटिंग आसपास में, तो ये हूबहू सेम है। आई एन डी लिखने का जो यूनिक तरीका है, आई से जो कनेक्ट कर रहा है, और आई और ए के बीच में कभी गैप रह गया, कभी कनेक्ट कर गया, तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी। तो आज ये 50 साल के अंतराल में ये दोनों शब्द लिखे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इस शब्द का वो है, ये शब्द को एक्सट्रैक्ट किया गया है पूरे फ्लो में लिखा हुआ एक पूरा चिट्ठी से। इसलिए ये कहना कि भाई ये किसी ने मतलब लिख दिया है, डेलिबरेटली लिख दिया है, या किसी ने फेक कर दिया है, ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। ये अनुज धर जी और चंद्रचूड़ जी की जो किताब है कॉनंड्रम, उसी के ऊपर एक छोटा सा एक एनालिसिस करके कोलाज बनाने की कोशिश है। पर्पस ये है कि इसमें ये दिखाना कि 1913 उसकी चिट्ठी से ली हुई है, जो आपको मैंने भी दिखाया था। ये 1939 में उसकी चिट्ठी से ली हुई है, 1939 की, और ये 1962 की हैंडराइटिंग है,
ये सब सारी 1962-63 के अराउंड। तो ये देखें कि ये इंडियन लिखने का तरीका हूबहू सेम है, इसमें मतलब तनिक भर भी कोई तरह का वेरिएशन नहीं है। उतना ही वेरिएशन है जो एक इंसान के बैंक चेक पे साइन करते समय 2 सिग्नेचर में डिफरेंस रहता है, या फिर थ्रो इफ़ इट इज़ फेस्ड से 10-20 ईयर्स, तो एज के वजह से जो हाथ की स्ट्रेंथ या वाइब्रेशंस के वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, उतने डिफरेंसेस ही हमें दिखते हैं। तो एक चीज़ तो इसमें कॉमन दिखती है कि वो नेताजी हों या गुमनामी बाबा, दोनों का इंडिया के प्रति जो प्रेम था वो अनचेंज्ड रहा, और जो कि उनकी राइटिंग में भी दिखता है। ये नेताजी के ऊपर एक किताब है, पिक्टोरियल बायोग्राफी। उसी में एक आप आएंगे तो वही जो चिट्ठी का मैं जिक्र कर रहा था कि AICC से उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था, उसमें भी आप आके देखें तो यहाँ पे इंडिया लिखने का उनका जो तरीका है वो हूबहू सेम है। ये सब सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, और ये किताब जो आप देख रहे हैं ये नेताजी रिसर्च ब्यूरो, जो यहाँ पे एल्गिन रोड में नेताजी के भवन को म्यूज़ियम बना दिया गया था, वहीं से ये किताब ली हुई है। तो ये ऑफिशियल पब्लिकेशंस है, और ये कहीं सोशल मीडिया और वो सब सोर्सेज से नहीं ली हुई। तो एक तरफ ये पब्लिकेशन है जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियल पब्लिकेशन है, जिसमें दिस इज़ द पेज फ्रॉम बोस ड्राफ्ट रेजिग्नेशन स्टेटमेंट फॉर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और दूसरी तरफ कोनंड्रम किताब से एक जो चिट्ठी दी है गुमनामी बाबा की, ये सन 1963 में लिखी हुई ये चिट्ठी है। इसमें ये आप देखें, यहाँ पे ये इंडिया लिखने का यहाँ पे तरीका देखें, ये है, और यहाँ देखें इंडिया लिखने का ये है, या ये है, या ये है। इन तीनों में आपको किसी भी तरह का वेरिएशन दिख रहा है? ये वीडियो बनाने का पर्पस इस किताब को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं, पर यह बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस किताब में जिसने इस किताब को लिखा है, ऐसा लगता है जैसे लगता है कि पूरे करियर को एक तरफ छोड़कर उन्होंने अपने पूरे जीवन को निचोड़ दिया है भारतवर्ष के एक ऐसे दबे रहस्य को सामने लाने के लिए, जो कि एज सिटीजन्स हमें ये चीज़ का खुद आभास होना चाहिए कि आज देश को आज़ाद कराने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही, आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज ये बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, और या फिर ब्रिटेन के जो पहले प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, वो जब खुद कलकत्ता आए थे तो यहाँ पे गवर्नर हाउस में उनसे, जब शायद वहाँ के गवर्नर थे या चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उन्होंने चक्रवर्ती जी ने उनसे सवाल किया था कि आप भारत छोड़कर क्यों चले गए, आप तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए थे, क्या वो गांधी जी की अहिंसा की वजह से गए थे? तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, जो कि आज भी कई जगह आपको कई सारे ऑफिशियल पब्लिकेशंस में उनका वक्तव्य आपको मिलेगा कि भारत की आज़ादी में अहिंसा या क्विट इंडिया मूवमेंट का बहुत कम रोल था, इनफैक्ट नगण्य था, और अंग्रेज भारत अचानक से छोड़ के इसलिए गए क्योंकि वो भारत जैसे विशाल देश पर राज सिर्फ भारत की फ़ौज के बलबूते कर रहे थे। जब रॉयल इंडियन म्यूटनी के बाद अंग्रेज ऑफिसरों में ये डर बैठ गया कि अब हमारा इस देश पे, उनकी फोर्सेस के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है अपना, और उनके बदौलत अब हम यहाँ पे सेफ नहीं हैं। मूल कारण ये था उनका भारत छोड़ के जाने का। इस किताब के रीडर की हैसियत से और नेताजी जैसे महानायक के एडमायरर की हैसियत से, और इस बात का एहसास होने पर कि नेताजी को भारत के द्वारा जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, भारत की आज़ादी में उनकी जो अहम भूमिका थी, उसको भुलाकर उन्हें एक गुमनामी की जीवन
व्यतीत करने के लिए उन्हें छोड़ देना, ये उनके साथ बहुत बड़ा एक अन्याय है। तो इसे गहन अवलोकन की आवश्यकता है। एज सिटीजन्स हमें इसका बहुत गहन विचार करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सरकार से एक्सपेक्ट करने की जगह एज सिटीजन्स हमें उनके बारे में क्या जानकारी है, उनकी पूरी जर्नी क्या रही। जब वो वापस 1945 के बाद जब भी वो भारत वापस आए तो उनकी यहाँ की जर्नी क्या रही। आज किसी के पास समय नहीं है कि 850 पन्ने की किताब पढ़े, किसी को रुचि नहीं है। सबका अपना अपना करियर है, सबको नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आज के दिन में सक्सेस का, जीवन में आगे बढ़ने का एक पैमाना हो गया है। और जब भी कोई परेशानी होती है तो ईश्वर के सामने हम लोग तरह तरह के जो है अपनी डिमांड लगा देते हैं। बट आज एक गुलाम देश से आज़ाद देश की तरफ आने में जिसकी जो भूमिका रही है, उसके हमने इतनी आसानी से भुला दिया। आज हम लोग देश के कल्चर की बात करते हैं, बंगाल के कल्चर की बात करते हैं, बंगाल की बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटी है उनको अपना रोल मॉडल्स मानते हैं। बट इस आवाज़ को उठाने में कि क्या नेताजी वाकई जीवित थे, जिसमें कि अब कोई संशय रह नहीं जाना चाहिए किसी के मन में। बट किस वजह से ये सारे तथ्य सामने नहीं आ पा रहे हैं, इस सब को हम लोगों को समझने की बहुत गहन ज़रूरत है। अपनी बात ख़त्म करने के पहले मैं भारत सरकार के एक सेवानिवृत्त सीनियर सिविल सर्वेंट श्री अजीत सक्सेना जी के कुछ वक्तव्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि नेताजी के साथ हुई ये जो भी घटना है, अन्याय है, और ये जो भी शब्द आप इसे कह दें, उसका कारण और उससे हमें अपने राष्ट्र चरित्र के बारे में क्या पता चलता है, संक्षेप में मैं कहूँ। डियर अवेकेंड वंस, we, the ungrateful people of India, don't deserve such a leader, such a Rajrishi, who was a lighthouse to the entire mankind. Not the scavenging creatures that 99% of Indians have reduced themselves to be, ready to sell even their conscience, not to talk of their body, soul, and even the country. If you hold a poll amongst the inhabitants of a gutter and ask them to choose between a pig or a swan, naturally, the pigs win hands down. A swan, a Netaji is abhorred. To safeguard short-term petty self-interests of the stakeholders of the gutter incorporated. No wonder that Netaji chose to stay away in anonymity, in exile, rather than seek help and support, depend on such ungrateful people and race. लेकिन यह भारतवर्ष के पतन का काल था। अब जब नव सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया है, तो it is only in the fitness of things that youngsters, fired with the strength of the purity, and blessed by the masters, should be wholeheartedly work for the resurrection of the principle called Netaji Subhash Bose. The process is on. The process is on.
Once the gutter, the insects and worms thriving on the gutter culture are annihilated, by the forces of divinity and righteousness, the current day's pygmy heroes, the reigning earthworms, get replaced by the angelic warriors with a spirit as pure as Ganga Jal, and angelic inheritors of Bharat and Bhartiyata in the form of younger generation. Take charge. Let's learn to own up our actions and acknowledge our ancient greatness, and then work to restore our lost glory, confidence and self-esteem. Future is bright and fast approaching ruthlessly. Ruthlessly it is approaching. When only the basic principles of Satya, Dharma and Nyaya will reign supreme, and qualities of Satya, Sahas and Samarpan will be sought after, distinguishing traits and hallmark of future Indian youngsters. Instead of the present rat race, to excel in developing excellence with the skills of Chori, Chapulusi and Charitrahinta, masters are awaiting impatiently for all these happenings going around, Corona and many other happenings which may follow to teach us a lesson. Till that time, we await the return of the spirit of Netaji to rebuild the Bharat of our dreams. Bharat as a Vishwaguru. Jai Hind. Jai Hind.